नमस्कार। हिंदू लॉ की इलाहाबाद फैमिली के इस फेसबुक पेज पर आज फिर आप सबका स्वागत है। आज हमने लव जिहाद with a special reference to Hindu law and the state of Uttar Pradesh, its constitutional validity पर बात करनी है। हमने इस टॉपिक की शुरुआत पिछले क्लास में कर ली थी। आज हम इस टॉपिक को आगे लेकर बढ़ेंगे। यस, गुड इवनिंग स्वाति जी, गुड इवनिंग संजय त्रिपाठी जी और तमाम साथी जिनको मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, रूप नारायण जी। तो बिफोर आई स्टार्ट द टॉपिक, इसके पहले कि मैं लव जिहाद विषय जहाँ छोड़ा था उस पर वापस आऊँ, आप लोगों का कोई सवाल है या होमवर्क जो मैंने आपको दिया था उस विषय में आप लोगों ने अगर कोई काम कर लिया है तो उसके बारे में आप अपनी टिप्पणी दें। चैट बॉक्स में आप मुझे बताएं, और नहीं तो मैं सीधे सीधे विषय पे आता हूँ। देखो, सोए हुए लोगों को तो जगाया जा सकता है, जगे हुए लोगों को कैसे जगाना है, अगर किसी के पास इसका मंत्र है तो मुझे ज़रूर बताना। मुझे तो नहीं पता लगा अब तक के अपने करियर में कि जो लोग जगे हुए हैं उनको मैं कैसे जगाऊं। तो आप लोग जगे हुए हैं, आप सब लोग समझदार हैं, वयस्क हैं, एक अति प्रतिष्ठित सेवा में जाने का सपना देख रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आपको कोई होमवर्क दिया गया है तो आपको उस पर ईमानदारी से काम करना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए। उससे क्या होगा, एक तो आपको याद हो जाएगा, दूसरी बात आपके साथियों को फ़ायदा हो जाएगा, और वो विषय आप जब ग्रुप में तैयार करेंगे तो सबके लिए अच्छा हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने में से किसी ने भी होमवर्क पे काम किया है तो मुझे बताएं। मैंने 2 होमवर्क दिया था, और नहीं किया है तो मैं तो करवा लूँगा, उसकी चिंता मत करो आप। लेकिन अगर कोई सवाल है पिछली क्लास से तो आप वही चैट बॉक्स में लिख दो, और मैं कोशिश करूंगा कि आज के अपने लेक्चर में आपके उस सवाल को कवर कर सकूं। कोई कन्फ्यूजन है आपको, कोई विषय स्पष्ट नहीं हुई, कोई बात स्पष्ट नहीं हुई, क्योंकि आज भी हमारा टॉपिक वही है, लव जिहाद, जहां से हमने आगे बढ़ना है। जी स्वाति जी, हेलो जी, दीपक जी, गुड इवनिंग। तो आप लोग तैयार हैं तो चैट बॉक्स में मुझे थम्स अप या रेडी दें ताकि मैं आज की क्लास को शुरू कर सकूं। कि आप लोग ना कोई सवाल पूछ रहे हैं ना कोई टिप्पणी कर रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी इंटेलिजेंट क्लास है, सब कुछ यहाँ एक बार में क्लियर हो जा रहा है। बहुत बढ़िया बात है, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। ठीक है, आइए हम अपने विषय पे चलते हैं। क्या आप लव जिहाद के बारे में और जानना चाहते हैं? हाँ या ना, कुछ तो कहो। लव जिहाद के बारे में आप कुछ और जानना चाहते हैं? विकास कुमार जी, क्या लव जिहाद के लिए PIL दे सकते हैं? इसकी चर्चा करेंगे क्लास में। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, बने रहिए आप यहाँ साथी। अच्छा है, आप लगता है कुछ पढ़ के आए हैं, बहुत बढ़िया। तो आप तैयार हैं, आप लव जिहाद के बारे में और जानना चाहते हैं। ठीक है, तो कोई मुझे बताएगा कि पिछली क्लास में हम कहाँ छोड़े थे, ताकि मैं वहाँ से शुरू करूँ। इंतकाब अहमद साहब, ये क्लास
में आपको फ़ायदा हो सकता है यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में, लेकिन यह क्लास मैं बेसिकली जुडिशरी को मद्देनज़र लेके पढ़ा रहा हूँ। जुडिशरी एग्ज़ाम एज वेल एज जो साथी कल को या आज को अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मेरे क्लास का जो फोकस है वो काफ़ी ग्राउंड जीरो पे है। एकेडमिक्स की दुनिया से बाहर लाके, किताब की दुनिया से बाहर लाके आपको वास्तविक दुनिया जो कानून की है वो इस क्लास का मुख्य ध्येय है, एम है। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बहस यहाँ पे छेड़ा है, यूपीएससी वर्सेस जुडिशियरी। हमारा जो लॉ ग्रुप है उसमें भी आज एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग बहस चल रही थी। यूपीएससी जिसका क्लास आपके ओझा सर लेते हैं, और जुडिशियरी जिसमें अनेक लोग आपको पढ़ाते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। तो ओझा सर ने एक सवाल इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में आज किया था ग्रुप में, और आप लोगों से उसका उत्तर चाहा था। तो किसी साथी ने एक बड़ा ही सीधा सपाटा सा उत्तर दिया। तो ओझा सर ने ये कहा कि अगर उत्तर इतना सीधा सपाटा होता तो यह प्रश्न ही क्यों बनता। ठीक है, तो फिर यूपीएससी और लॉ प्रिपरेशन के डिफरेंस को बताते हुए ओझा सर ने कहा कि जो यूपीएससी का लॉ का सवाल है वह बड़ा सीधा होता है, स्ट्रेट होता है, उसका आंसर भी स्ट्रेट होता है, और वहाँ पर सवाल के जवाब के बाद सोच शुरू होती है। दैट्स यूपीएससी। और जो लॉ का पेपर है, जिनके उस व्यू से मैं बिल्कुल शिद्दत से एग्री करता हूँ, जो लॉ का सवाल है वह पहले सोच मांगती है। जैसे ही सवाल आया, अन्वेषण मांगती है, एनालिसिस मांगती है। आपके बुद्धि, आपके नॉलेज का प्रायोगिक टेस्ट होता है जुडिशियरी में, न कि एकेडमिक टेस्ट। यूपीएससी इज द एकेडमिक टेस्ट एज फार एज द लॉ इज कंसर्न। जुडिशियरी इज द प्रैक्टिकल, जहाँ पे दे गिव यू ए क्वेश्चन एंड फोर्स यू। इसलिए मैं जो इस क्लास में है आपको लगातार खोलने की कोशिश करता हूँ। मैं विषय पढ़ाते हुए इतने उदाहरण केस आज जो हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम विषयों पे बात करता हूँ। सवाल ये नहीं है, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ कि मैं बता दूँ कि यह सवाल पूछा जाएगा, लेकिन मैं आपको मानसिक तौर पर उस रेस को दौड़ने के लिए तैयार कर रहा हूं कि आप किताबी ज्ञान से इस एग्ज़ाम को क्रैक, महज किताबी ज्ञान से इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। किताबी ज्ञान का धरातल का बेस आपको चाहिए, लेकिन सवाल यहाँ सीधे नहीं आएंगे। तो जब तक आपके मन को, आपके दिमाग को सोचने, समझने, अन्वेषण करने, एनालिसिस करने की पावर डेवलप नहीं होगी, तब तक जुडिशियरी आपके लिए टेढ़ी खीर बनी रहेगी। और अगर मैं थोड़ा इससे इतर जाके एक बड़ी बात कह रहा हूँ कि अगर आपने अपने मन को, अपने सोचने समझने की शक्ति को विस्तारित कर लिया, तो एक बार बिना बेयर एक्ट याद हुए या सेक्शन याद हुए भी आप बहुत सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। जो बेस तो बेयर एक्ट और सेक्शन पर है। तो ओझा सर ने इस बात को, इस बहस को ग्रुप में सवेरे सवेरे, ये बहस कोई 4 या 5 बजे चल रही थी। अब आप देखिए, आपके शिक्षक वो भी जगे थे, हमारे कौस्तुभ जी भी, हीरो साहब भी जगे हुए थे, और मैं भी जगा हुआ था। और ये इम्पीचमेंट पे बहस आपके व्हाट्सएप ग्रुप में चल रही थी। मेरा कहने का मतलब है कि इस प्रयोग को करने वाले जो आपके गुरुजन हैं, जो आपके सहपाठी हैं, वो मतलब कितना तत्पर हैं, कितना सजग हैं। 5 आप लोगों को होना है, मेहनत हम लोग कर रहे हैं। तो थोड़ा जग जाओ, थोड़ा उठ जाओ,
इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ वो मंत्र मेरे पास भी भेजना कि जगे हुए लोगों को कैसे जगाया जाए। तो ओझा सर ने कहा कि लॉ के जो विद्यार्थी हैं यहाँ उस ग्रुप में, बिकॉज वो एक कॉमन ग्रुप है, वह सोचने की, समझने की, अन्वेषण करने की आदत डालें। मैंने एक कोटेशन भी वहाँ लिखा। मैंने कहा हु इज़ एन एडवोकेट, वकील कौन है। अंग्रेजी में था, उसका तात्पर्य यह है कि वकील वह है जो धुआं को भी, स्मोक को भी कुदाल लेके खोदने की कोशिश करता है कि धुएं में से भी मैं कुछ खोद के निकाल रहा हूं, वो है वकालत और वो है जुडिशियल। नक्सल में बात समझ में आई आपको? कि हमारी जो चेष्टा है, मैं बार बार आपसे कहता हूं, लॉ इज नथिंग बट द लास्ट इंटरप्रिटेशन। लॉ वो नहीं है जो बेयर एक्ट में है, लॉ वो नहीं है जो आप जानते हैं, लॉ वो नहीं है जो मैं जानता हूं। लॉ वो है जो हाईएस्ट कोर्ट ने लेटेस्ट केस में लास्ट इंटरप्रिटेशन आया है, वहीं से वो बेस्ड होगा। और इसका, मेरे इस कथन का अगर बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखना है तो आज आप इस क्लास में बने रहिए। कि मैं, अगर जो लोग सिंसियरली मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं, नोट ले रहे हैं, आज आप देखिएगा कि मैंने डाइवोर्स की जो बातें रिलीजियस कन्वर्जन के वक्त आपको पढ़ाई थी, विद द पर्सपेक्टिव ऑफ हिंदू लॉ, विद द पर्सपेक्टिव ऑफ क्रिश्चियन लॉ और विद द पर्सपेक्टिव ऑफ इस्लामिक लॉ, वो आज शीर्षासन करता हुआ नजर आएगा आज की क्लास में। मतलब वो सारी बातें जो मैंने कहा था कि अगर एक हिंदू है, वो धर्म परिवर्तन करता है तो उसका विवाह सुओ मोटो खत्म नहीं होता, क्योंकि हिंदू में विवाह संस्कार है। जो मैंने दम्मा प्रोविजन का उल्लेख करते हुए इस्लामिक लॉ में आपको बताया था कि किस तरह से इस्लाम में डाइवोर्स को 3 तरीके से ट्रीट किया जाता है, सक्सेशन राइट बदल जाता है। हिंदू में मैंने आपसे यह भी कहा था, पारसी लॉ भी बताया था कि हिंदू में जो एग्रीव्ड पार्टी है वही कोर्ट जा सकता है जुडिशियल सेपरेशन के लिए या डाइवोर्स के लिए ऑन द ग्राउंड ऑफ कन्वर्जन। जी उमा जी ठीक कह रही हैं, उमा मिश्रा जी, सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। धन्यवाद आपका उमा जी। तो आपको याद रहनी चाहिए पिछले क्लास की बातें। आने से पहले उन टेप्स को, उन वीडियोस को सुन के आओ, नोट लो यहाँ। तो मैंने आपसे कहा था कि वहाँ पे सिर्फ एग्रीव्ड पार्टी को ये इजाज़त है कि वो कोर्ट में पिटीशन डाल सकता है। मैंने वो सारे प्रोसेस आपको डिफाइन किए थे, वो सारे सेक्शन बताए थे। लेकिन आज मैं अपनी ही कही बातों से उलट कहने वाला हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होना। ध्यान भटकेगा तो कंफ्यूजन होगा। इसलिए मुझे आज आपकी तवज्जो 100% चाहिए इस क्लास में, तभी आप समझ पाएंगे। नहीं तो आज सब गडम गड हो जाएगा। आप कहेंगे पिछली बार तो सर ये कह रहे थे और आज तो इन्होंने सारा कुछ उलट दिया। भाई सर ने कुछ नहीं उल्टा। इसीलिए मैंने प्रारंभ में कह दिया कि लॉ इज नथिंग बट द लास्ट इंटरप्रिटेशन बाय द हाईएस्ट जुडिशियरी। और इसके अनेकों उदाहरण मैंने आपको दिया है। अब मैं उन उदाहरणों में नहीं जाना चाहता। आप लोग खटाखट रेडी टाइप कीजिए, मैं सीधे विषय पे आता हूं। ठीक है? तो विषय हमारा लव जिहाद है। लव जिहाद एक राइट विंग मीडिया टर्म है। ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई शब्द कानून की किताबों में नहीं है, लेकिन वह बेसिकली जो दक्षिण पंथी लोग हैं
वो लोग इंटरफेथ कपल को डिफाइन करने के लिए, उनके संबंधों को डिफाइन करने के लिए इस टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करते हैं। अपने आप में यह टर्मिनोलॉजी बहुत सम्मानजनक संबोधन नहीं है, लेकिन जो सामाजिक स्थिति है उसमें ये है। कानूनी तौर पे इसका कोई अभिप्राय नहीं है, कानून की किताबों में आप इसका कोई उल्लेख नहीं पाएंगे। कानून की किताबों में जो उल्लेख है, जिसका अभिप्राय है, जिसकी चर्चा है, जिस पे हमको, ये एक पॉपुलर टर्म है और जिसकी चर्चा है वो बेसिकली है एंटी कन्वर्जन, एंटी रिलीजियस कन्वर्जन लॉ, जिसके बारे में हमने आपको बात की थी। एंटी कन्वर्जन लॉ की ज़रूरत हमें कब पड़ी, कहाँ से पड़ी, उसका बेस क्या था, हमने उसकी भी चर्चा की है। कन्वर्जन का इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या होता है, रिलीजन पे क्या होता है, वे ऑफ लाइफ पे क्या होता है, ये सारी चीज़ों पे हमने चर्चा कर ली थी। हमने आपको बताया था कि बैकग्राउंड क्या है इस लव जिहाद के पीछे, तो अब मैं उस पर नहीं जाता हूँ। तो अब हम सीधे इस बात पे आते हैं कि कुछ स्टेट्स ने बढ़ते हुए धर्म परिवर्तन पे रोक लगाने के लिए एंटी कन्वर्जन, एंटी रिलीजियस कन्वर्जन लॉ अपने अपने यहाँ लाया। ये कोई भारत सरकार का विषय नहीं है, भारत सरकार में कोई ऐसा कानून नहीं है, ये राज्यों के अपने कानून हैं। बहुत सारे सरकार में ये ऑर्डिनेंस के थ्रू आए, बाद में बिल पास हुआ, कानून बना, कहीं अभी भी ऑर्डिनेंस की शक्ल में ये बरकरार है। कई राज्य इस पे काम कर रहे हैं। तो इस लॉ में जो बात हुई वो बात यह हुई कि इंटरफेथ मैरिजेस को कहीं ना कहीं रोकना था। अब दिस इज इन कंट्रास्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के जो अधिकार हैं वो एक तरफ कहते हैं कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी हमारा अधिकार है, हम अपनी मर्जी से जी सकते हैं, स्वतंत्र हैं, हम अपनी मर्जी का धर्म का पालन कर सकते हैं, और तो हम वयस्क होने के बाद अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी भी चुन सकते हैं। ये बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल बात है, संविधान पढ़त बात है, कानून सम्मत बात है। लेकिन जब स्टेट्स ने इस कानून को लाया जहां धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने की बात हुई, तो उसके पीछे जो तर्क था, उसके पीछे जो लॉजिक था वो ये था कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन की इजाज़त नहीं दी जा सकती। भारतीय संविधान धर्म परिवर्तन की इजाज़त देता है, एग्रीड, वेरी फाइन, बट जिस धर्म में हम अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं, जिस धर्म को हम अपना रहे हैं, उस धर्म की समझ भी है क्या हमको, उस धर्म में यकीन भी है क्या मुझे, या माननीय धर्मेंद्र जी की तरह 4 बच्चों के रहते बड़ी उम्र में हेमा मालिनी से शादी करने को मैं धर्मेंद्र से असलम हो जाऊं, या कोई असलम अपना धर्म परिवर्तन करके जॉर्ज हो जाए। व्हाट इज द पर्पस? जस्ट टू सेफ गार्ड माई सेकेंड मैरिज। तो सरकारों ने कहा कि एक तरफ पोलीगैमी अपराध है, बहुविवाह हमारे यहाँ अलाउड नहीं है, उस कानून को धत्ता बताने के लिए धर्म परिवर्तन की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जिन सरकारों ने इन कानून को लाया उनका कहना था हम धर्म विरोधी नहीं हैं, हम संविधान के उस प्रदत्त अधिकार में जहां व्यक्ति को स्वेच्छा से धर्म पालन करने का अधिकार है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे, हम सिर्फ इस संविधान प्रदत्त अधिकार के दुरुपयोग पे रोक लगाना चाहते हैं।
अगर कोई जेन्यून केस है, दे आर मोस्ट वेलकम टू चेंज देयर रिलीजन, अपना धर्म परिवर्तन करने को वो स्वतंत्र हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम इसको बहु विवाह प्रथा को प्रचलित करने के लिए या एक धर्म से दूसरे धर्म में सिर्फ विवाह के लिए या धर्म परिवर्तन करने के लिए विवाह का सहारा, लव जिहाद यही है जो एक पक्ष का आरोप है। यह विवाह नहीं है, धर्म परिवर्तन है, उसके लिए विवाह का सहारा लिया जा रहा है। तो इन राज्यों ने कहा हम ऐसे धर्म परिवर्तन की विवाह के नाम पर संविधान प्रदत्त अधिकार के नाम पे इजाजत नहीं दे सकते। सो द कंडीशंस व्हिच वर पुट इन by force, by certain kind of paying bribe, money, प्रलोभन, टेम्पटेशन या कोई और फ्रॉडलेंट मीन्स का उपयोग करके अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है तो यह जो एंटी रिलीजन रिलीजियस कानून है यह उसको रोकेगा। सो दैट वाज द बैकग्राउंड। इसके लिए दोनों तरह के प्रोविजन, स्टैचुरी एंड नॉन स्टैचुरी प्रोविजंस कई राज्यों के द्वारा लाए गए, जिसको हम लोग देखेंगे। वैसे अगर हम संविधान की बात करें तो जैसे संविधान में कहा गया है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे यहाँ ऑलरेडी एक कानून है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो सभी राज्यों में भी लागू है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। आप लिख लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से, समझ से, चीज़ों को समझ करके, विश्वास से, प्यार की खातिर, वास्तव में उसको प्यार है एक दूसरे से, जहां धर्म आरे नहीं आता है, तो ऐसे व्यक्तियों के शादी के खिलाफ भारतीय कानून नहीं है। और एक स्पेशल प्रोविज़न है हमारे यहाँ, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, जिसके तहत ये दोनों लोग जा कर के स्वेच्छा से, बिना किसी संकट के, बिना किसी प्रॉब्लम के शादी वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं। तो जो लव जिहाद के विरोधी हैं, या यह सवाल आपसे भी है कि आपको इतना ही प्रेम है, अगाध प्रेम है, श्रद्धा है, संबंध है, धर्म में विश्वास है, तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट में जाके शादी क्यों नहीं करते? आपको धर्म परिवर्तन की जरूरत क्यों पड़ती है? तो क्या कोई मुझे बताएगा कि जब स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 54 से है, कोई नई बात नहीं है। इसका मतलब इस देश में शादियां धर्म को किनारे करके या दो धर्मों के बीच में मानने वाले लोगों के बीच में होती रही हैं। शाहनवाज हुसैन, सिकंदर बख्त, जनसंघ के पुराने नेता, मुख्तार अब्बास नकवी, बहुत उदाहरण है हर तरफ से, सुनील दत्त। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब वहाँ पे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है और आप उसमें शादी कानूनन तौर पे कर सकते हैं, तो आपको आखिर धर्म बदलने की जरूरत क्या पड़ी? प्यार तो अंधा होता है, उसने धर्म देखा नहीं और प्यार हो गया। अब प्यार को असली जामा, वैवाहिक संबंध का जामा पहनाना है, तो आप दो धर्मों को मानने होने के बावजूद भारतीय संविधान आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में जाके शादी करने की इजाज़त देता है। तो फिर अयासा को या शहनाज को सीता बनाने की क्या ज़रूरत है, या सीता को शहनाज बनाने की क्या ज़रूरत? यह सवाल है उन लोगों का जो लव जिहाद के विरोधी। तो साथियों, ऐसा है कि मैं ये नहीं कहता ये आरोप सत्य है या गलत है, सही है, मैं सिर्फ कानूनी पहलू पे बात करता हूँ। तो स्पेशल मैरिज एक्ट जो है, जो आप शादी अगर एक धर्म के लोग आपस में शादी करते हैं, दैट इज सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट। मुस्लिम मैरिज एक्ट में सेक्शन 2 के तहत उनकी अपनी शरिया लॉ के तहत शादियाँ होती हैं।
वो बड़ा सिंपल है, आप यकीन करते हैं आप शादी कर लें। उनके अपने तौर तरीके हैं, डिफाइंड हैं। उनका मौलवी मुफ्ती आएगा, आपको जो भी योग है वो कराएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, कबूल है, आप कहेंगे, आप वैवाहिक बंधन में बंध गए। हिंदू धर्म, आप चाहें बैंड बाजा गाजे के साथ शादी कर लें, आप मंदिर में कर लें, आप कोर्ट में कर लें, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो बट स्पेशल मैरिज एक्ट पुट सर्टेन कंडीशन। व्हाट आर दोज कंडीशंस? लेट्स सी। पहली बात कहता है कि ये किसी भी धर्म के मानने वाले लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, फाइन। बट व्हाट आर दी कंडीशंस? दिस इज स्पेशल मैरिज एक्ट सेक्शन 5 and 7 कि अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में दो विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग शादी करना चाहते हैं तो इसकी पूर्व सूचना देनी आवश्यक है, विच इज नॉट द केस इन इस्लामिक मैरिज एंड विच इज नॉट द केस इन द केस ऑफ ए हिंदू मैरिज। वहाँ पे जब शादी हो रही है तो इसकी पूर्व सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। बट अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट सेक्शन 5 to 7 मीन्स 5, 6 and 7, ऑल 3 सेक्शन से कि आपको एडवांस नोटिस देना है। किसको? डिस्ट्रिक्ट मैरिज ऑफिसर को। आपको स्थानीय अखबार में इस बात की सूचना प्रकाशित करनी है और वह जो डिस्ट्रिक्ट मैरिज ऑफिसर है वह सार्वजनिक सूचना भी प्रकाशित करके पूछेगा कि फला फला लोग ने हमारे यहाँ एक एप्लीकेशन दाखिल किया है जिसमें वो शादी के बंधन करने की इच्छा व्यक्त किए हैं, फला धर्म से हैं, फला धर्म से हैं। उनकी इस शादी से किसी भी व्यक्ति को आपत्ति है तो वो इतने दिन के अंदर आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। ये कंडीशन, आप लोग सब समझदार लोग हैं, अभी तक मैरिज पढ़ा है, ये कंडीशन तो किसी भी रिलीजन में नहीं था अब तक। लेकिन जैसे ही आप स्पेशल मैरिज एक्ट्स में आते हैं तो यह एडवांस नोटिस की शर्त अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 to 7, सुमित्रा जी मैं समझ रहा हूँ आप ठीक बोल रही हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इस वक्त स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हाउएवर सेक्शन 5 and 7 ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ये एडवांस नोटिस अनिवार्य है। इतना ही नहीं, कुछ राज्य इससे आगे जा कर के अपने हिसाब से स्पेशल मैरिज एक्ट को इंटरप्रेट करते हैं और वह जो ये दो जोड़े हैं जो ये शादीशुदा बंधन में बंधना चाहते हैं इस एक्ट के तहत, दो लोग, उनके डॉक्यूमेंट में जो पता होता है रिहाइश का, उनके रहने का, मतलब वह उनके पेरेंट का एड्रेस है। शादीशुदा नहीं है तो आप कहाँ रहेंगे? आप अपने पेरेंट्स के घर में हैं। उसी पते पे आपका आधार कार्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, राशन कार्ड होगा, जो भी है वोटर कार्ड होगा, वो आपके उसी घर का होगा जहां आप निवास कर रहे हैं। और आप अविवाहित हैं तो स्वाभाविक तौर पर वह पता आपके माता पिता, आपके गार्जियन, आपके पेरेंट्स का होगा। वह वहां तक उस नोटिस की सूचना पहुंचा देते हैं, दे देते हैं। तो ऐसी हालत में आप जानते हैं कि भारतीय समाज कैसा है। समाज की स्वीकृति अभी भी इंटरफेथ मैरिज, दो धर्म के बीच मानने वाले लोगों के बीच की सार्वजनिक स्वीकृति हमारे समाज में नहीं है। कट्टरपन है और स्वाभाविक तौर पे माता पिता चाहते हैं कि आप विवाह अपने ही धर्म में उनके द्वारा चुने गए, उनके द्वारा सिलेक्ट किए गए लोगों से करें। बड़ी शहरों में थोड़ा छूट है, लेकिन वहाँ भी वह छूट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने धर्म में
दी जा सकती है या दी जाती हुई देखी गई है। दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों के बीच में शादियां हमारे समाज में अभी भी एक कड़वा सच है। तो ऐसी हालत में स्वाभाविक है कि जो दो जोड़े छुप छुपा के अपने अपने धर्म के झंडे को बुलंद रखते हुए, प्यार को तहरीर देते हुए शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, उनके इस पूरे प्लानिंग पे, सोच पे, ख्वाब पे डंडा चलना ही चलना है जब वह सूचना सार्वजनिक तौर से अखबारों में प्रकाशित होगी, कोर्ट के बाहर लटकाई जाएगी और आपके पेरेंट को सूचित की जाएगी। तो अब आपको समझ में आया कि स्पेशल मैरिज एक्ट के रहते हुए भी आखिर क्यों लोग धर्म परिवर्तन करके शादी करना चाहते हैं। अगर उनका प्यार मजबूत है, सच्चा है, तो भी वो इन परेशानियों में नहीं पड़ना चाहते, वो इस शिद्दत से उलझना नहीं चाहते, वो अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। ऐसे हालात में वो हमारे आपके जैसे अगर किसी वकील के पास जाते हैं तो वह भी कहता है इन झंझटों में कहाँ पड़ोगे, और ये एक शॉर्टकट तरीका है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, क्या मैं आपको यहाँ पे इससे मुतल्लिक अपने कुछ अनुभव शेयर करूँ? उसका एकेडमिक से, आपके एग्ज़ाम से कुछ लेना देना नहीं। वो मेरा अनुभव कोर्ट बतौर वकील है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऐसे एक दो अनुभव सुनने के बारे में तो मैं शेयर कर सकता हूँ, वरना मैं आगे बढ़ जाता हूँ। आपकी उंगलियां धीरे चलती हैं या नेटवर्क धीरे है? आपके संदेश धीरे आते हैं? अच्छा, आप चाहते हैं कि मैं शेयर करूं। तो देखो, ये बात होगी सन 90 की, 89-90 की, जब मैं अपने वकालत में दखल रख रहा था, प्रवेश कर रहा था। तो ऐसे कुछ शादियों के केस मेरे पास आए। तो स्पेशल मैरिज एक्ट में तो वो नहीं थे, लेकिन हाँ वो कोर्ट नोटिस के तहत शादियाँ थीं। तो उस सिलसिले में मेरा यहाँ दिल्ली में 30 हज़ारी कोर्ट में जाना हुआ बतौर वकील। फिर बाद में मैंने इस पर एक स्टोरी भी करी थी, मतलब न्यूज स्टोरी, जो अखबारों में भी छपा। पीटीआई ने उसको रिलीज़ किया तो वो तमाम हिंदुस्तान के हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी सब अखबारों में छपा। तो वहाँ पे वो जो ऐसे भी कोर्ट मैरिज की भी अगर आप बात करो, जो अक्सर आपको अनुभव होगा, तो कोर्ट मैरिज में भी अभी तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन जितना स्पष्ट है शायद 60 डेज़ या 90 डेज़ का नोटिस पीरियड है। तो नोटिस पीरियड में वही होता है कि जैसे ही आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं, बाहर एक कोर्ट के बाहर एक लिस्ट लगा दी जाती है कि भाई फलां लोगों ने ऐसी ऐसी अर्जी दाखिल की है और किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो, ये कोर्ट मैरिज में भी होता है, तो वो इतने तारीख के बीच में अपनी आपत्ति दर्ज कर दें। तो इसी से बचने के लिए हिंदूज क्या करते हैं? अब ये देखो, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दो धर्म के मानने वाले लोग करते हैं। आप जानते हो कि हमारे समाज में प्रेम विवाह भी स्वीकृत नहीं। तो बात छोड़ दो इंटरफेथ की, अगर दो व्यक्ति वो चाहे एक ही जाति के भी हों, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, लेकिन वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं और घर वालों की रजामंदी नहीं है, या वो हिंदू होते हुए भी एक ब्राह्मण एक ठाकुर से या एक वैश्य या एक ब्राह्मण से शादी करना चाहता है, प्रेम विवाह है, तो इसकी स्वीकृति नहीं है घर में, समाज में। तो इससे बचने के लिए जब वो एक वकील के पास आते हैं तो वकील क्या सलाह देता है? कोर्ट मैरिज कर दो। अब कोर्ट मैरिज की प्रॉब्लम ये है, 90 दिन की नोटिस बाहर वो चिपकाएगा, वो बात कहीं से लीक हो गई तो मुश्किल है। आप जानते हो हरियाणा का खाप, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का खाप,
किस तरह के फैसले वो पंचायत सुनाती हैं, दोनों प्रेमी और प्रेमिका युगल को पेड़ पे लटका दिया जाता है, तो कौन ये रिस्क ले? तो उससे बचने के लिए जो हिंदू सिस्टम है, वो वैवाहिक जोड़ा क्या करता है, वो आर्य समाज मंदिर में जाता है। आर्य समाज मंदिर थोड़ा लिबरल है, वो सनातनी हिंदू धर्म परंपरा से अलग है, वहाँ प्रोविजन है, और वो शादी कर लेता है। शादी करने के बाद जब शादी हो गई तो उसको कानूनी, वैसे तो वो कानूनी स्टैंप लग गया, लेकिन अब आज की तारीख में रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज इज कंपलसरी। ये तब भी था, स्पेशली अगर आप पासपोर्ट बनवा रहे हैं, आप विदेश जा रहे हैं, तो कई जो पुरानी शादियां होती थी वो रजिस्टर्ड नहीं होती थी, लेकिन अगर आप विदेश जा रहे हैं, पासपोर्ट बनवा रहे हैं, उसमें आप पत्नी का नाम जानना चाहते हैं, तो आपको बाद में भी जाके अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन अब तो ये कंपलसरी है मैरिज रजिस्ट्रेशन। तो वो आर्य समाज मंदिर में उस 90 डेज के नोटिस पीरियड को कटेल करने के लिए, बाधित करने के लिए उस शॉर्टकट ये है कि वो आर्य समाज मंदिर में जाता है, अपनी शादी करता है, और वह फिर कोर्ट में रजिस्ट्रेशन की अर्जी देता है। भाई हम तो शादी हो गई, अब हमारी मैरिज रजिस्टर्ड कर लो। तो इस तरह से नोटिस पीरियड को, या इस तरह से उसको वो कवर करता है। अब उस दरमियान जो मेरा अनुभव था, मैं किसी पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं एक जो देखा वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वहाँ पे मैं उस दल का नाम भी नहीं लूँगा, मैं उस आउटफिट का नाम भी नहीं लूँगा। तो एक पर्टिकुलर दल के लोग थे जो उस लिस्ट को कंटिन्यूअसली स्कैन करते थे। मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात भी आपको अभी इसके मुतालिक आगे बताऊंगा, वो कोर्स का हिस्सा है, लेकिन ये उस समय की बात है, 1989-90 की बात कर रहा हूँ। तो ये कोई नई बात नहीं है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू। तो वो पर्टिकुलर दल के लोग वहाँ प्रतिदिन आते थे और उस नोटिस बोर्ड से खास करके उन जोड़ों को छांटते थे जो दो विभिन्न धर्मों के होते थे। तो आप समझ सकते हैं वो जोड़े कौन से होते हैं। ऑब्वियस है, वो हिंदू मुस्लिम। और फिर उनके प्रताड़ वहाँ पता देना होता है आपको। तो जैसे ही ये नोटिस वहाँ पे आती थी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत दो विभिन्न धर्म के मानने वाले लोगों को, तो वहाँ से वो बजाबता स्कैन करके उसके घरों पर लाठी, डंडा, भाला, बम्मा, त्रिशूल लेके पहुँच जाते और उनकी प्रताड़ना शुरू होती थी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्पेशल मैरिज एक्ट में कोई गलती है, कोई कमी है, लेकिन समाज जब खुद कानून को अपने हाथ में लेगा तो आपके और हमारे जैसे जो लोग हैं वो कोई शॉर्टकट ढूंढते हैं और उसी शॉर्टकट का परिणाम है लव जिहाद। मैं इसको जस्टिफाई करने की या सही गलत पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। जैसे हिंदुओं ने आर्य समाज का शॉर्टकट ढूंढ लिया प्रेमी युगल ने, तो वैसे ही इंटरफेथ को मानने वाले लोगों ने सेम धर्म को स्वीकार करके शादी की प्रक्रिया को यथाशीघ्र संपन्न करने का शॉर्टकट कर लिया। अब मैंने आपको एक लंबी लिस्ट पढ़ी कि बात कोई हिंदू लड़की को मुसलमान बना के शादी करने की नहीं है। ऐसे भी उदाहरण हैं जहां मुस्लिमों ने हिंदू धर्म अपना के शादी की है। दैट इज नॉट कवर्ड अंडर लव जिहाद, दैट इज कंसीडर्ड ओके। बट अगर उल्टा हो गया तो वो लव जिहाद है। बट कुल मिला के मेरा सिर्फ आपको यह बताना है और कि ये बात पुरानी है और ये ऐसी चली आ रही है, इसकी पृष्ठभूमि ये है। तो मैंने इस पे एक न्यूज़ स्टोरी भी करी क्योंकि मेरा लॉ के साथ साथ प्रारंभ से पत्रकारिता से लगाव रहा है। तो जब भी ऐसी बात होती है तो मैं अखबार
अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी उसको उठाते रहने का काम करता रहा हूँ तभी से। एक जो इंटरेस्टिंग वाकया अभी लॉकडाउन में मुझे देखने को आया, मैं किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, वो भी यहाँ करकरडुमा जिला न्यायालय का मामला है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मामला है। मतलब देखिए हमारे साथी क्या क्या करते हैं। अब मुझे नहीं मालूम वो कानून का उनको नॉलेज नहीं है इसलिए करते हैं या जानबूझ के करते हैं। इसमें दो हिंदू प्रेमी युगल ने हमारे वकील मित्र को, मित्र ही कहूँगा, सारे वकील हमारे मित्र हैं, या भाई को, वकील भाई को, ब्रदर वकील को अप्रोच किया कि माता पिता हमारे शादी के खिलाफ नहीं हैं तो आप शादी करा दो। वो शॉर्टकट उन्होंने अपनाया, आर्य समाज की प्रक्रिया, और दोनों की शादी कराई। इधर जैसे ही शादी संपन्न हुई आर्य समाज मंदिर में, वैसे ही घर वालों को पता लगा। घर वाले मंदिर में धमक पड़े, लड़के को धमकाया धमकाया गया, लड़का प्रेशर में आ गया, ये कहा गया कि तुम्हें जेल भेज देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात फिर दूसरी तरफ चली जाएगी। अब एक बात मुझे कोई बताओ, अगर मेरी शादी हो गई, मेरे पास सर्टिफिकेट आ गया आर्य समाज मंदिर का, सिर्फ मेरा मैसेज ही तो रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, तो क्या उसके बाद भी लड़की वाले मुझे घर मतलब जेल भेज सकते हैं? शादी तो हो गई, लड़की बालिग है, क्योंकि आर्य समाज इस मामले में बहुत कट्टर है, बहुत लॉ अबाइडिंग है, बहुत लॉ फॉलोइंग है। वो ऐसी शादी संपन्न नहीं कराएगा जो सेक्शन 5 के तहत अलाउड नहीं है। वो ये पहले चेक करता है कि यू फुलफिल ऑल योर कंडीशन, इन दोनों हिंदू हों, मीन्स 18 साल की लड़की है। उमा जी आप ठीक कह रही हैं, कानूनन आप सही हैं कि ऐसी शादी में लड़के को जेल नहीं भेजा जा सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसी 99% शादियों में लड़का जेल जाता है, पिटता है, और लड़की वो क्या है, नारी निकेतन पहुंचा दी जाती है। घर वालों के बारे में आप पूछेंगे कैसे, वो मैं बाद में आऊँगा। अभी मैं ये किस्सा आपको बता दूँ इस शादी में क्या हुआ। तो लड़की के घर वालों ने लड़के को धमकाया कि भाई हम आपको जेल भेज देंगे। उसने हाथ पांव जोड़े, उसके घर वालों ने हाथ पांव जोड़े कि भैया इसका तरीका क्या है। तो तय यह हुआ कि इसका तरीका डाइवोर्स है। तुम, अब शादी तो हो गई, अब शादी हम दोनों के चाहने न चाहने से भी खत्म नहीं होनी है, एज पर हिंदू लॉ, यू नो दैट। सो घर वालों ने, लड़के ने कहा कि जी ठीक है, कि मैं तैयार हूं, लेकिन यह प्रक्रिया संपन्न कैसे। आपको पता है कि एज पर हिंदू मैरिज एक्ट शादी के 1 साल तक देयर इज नो प्रोविजन ऑफ डाइवोर्स एज फार एज हिंदू मैरिज एक्ट इज कंसर्न। यू ऑल आर क्लियर अबाउट इट, आई एम श्योर। अगर आज शादी हुई तो आप कल तलाक की अर्जी नहीं लगा सकते। ये बात मालूम है ना आप लोगों को। अब इस स्थिति में, यस उमा जी, 1 साल के बाद अब यहाँ कहानी क्या है कि शादी अभी संपन्न हुई है, अभी जोड़ा मंदिर में ही मौजूद है, और घर वाले आ गए और समझौता यह हुआ कि डाइवोर्स दे दो, तुम अपने घर चले जाओ, लड़की अपने घर चली जाए, तो आपको जेल नहीं भेजा। अब देखिए, मैं किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमारे माननीय एडवोकेट साहब ने क्या किया, एक 100 रुपये का स्टाम्प लिया और उसके ऊपर
एक MOU तैयार किया और उस MOU के आधार पर दोनों का तलाक करा दिया। देखिए कितने काबिल एडवोकेट हैं। डू यू थिंक दिस इज लीगल? दिस इज टेनेबल इन द आईज ऑफ द लॉ? कैन दिस बी डन? ऑफ कोर्स इट इज नॉट डन। आप मैरिज खुद से एक एग्रीमेंट बना के खत्म नहीं कर सकते, लेकिन मैं यह बताना चाह रहा हूं कि कानून किताब में कुछ है, जो हमारे समाज में हो रहा है इट्स वाइडली इन प्रैक्टिस। वो केस मेरे पास आया, मैंने तो हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा प्रभु ऐसे तो नहीं होता है। ठीक है, आपका मैं साथ इस बात पे दे सकता हूं कि मैं उस लड़की को उसके घर से पुलिस की सहायता से ला सकता हूं, अगर वह आपके साथ रहना चाहती है और आप उसके साथ रहना चाहते हैं। मैं ये मदद तो कर सकता हूं, लेकिन इस 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर 20,000 रुपये की फीस में मैं तलाक नहीं करा सकता। मैं तो 20 करोड़ की फीस में नहीं करा सकता, बाकी आपकी। So they never came back to me. But what I am trying to say, ये जो सिस्टम है 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, यह सिर्फ दिल्ली का उदाहरण नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय के बीच में भी, हरियाणा में भी, मुझे और जगह का प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है, आप लोग भी अपना नॉलेज खंगालें, संपर्कों को खंगालें, ऐसे तालाक रोज होते। शादी आज हुई, कल विवाद हुआ, दोनों परिवार आपस में बैठे, समझौता किया, एक 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर और संबंध विच्छेद कर लिया। और हमारे वकील भाई इसको करवाते और चल रहा है। अब जब कल को कंपल्सन आएगा तब देखा जाएगा। और इसी 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर वो फिर दूसरी शादियां भी कर लेते। तो आपका कानून भले ही शादी को इलीगल मानता हो, मानता रहे, बस दुनिया तो ऐसे भी चल रही है। तो खैर, ये कुछ प्रैक्टिकल बातें जो हमारे समाज में है वो मैंने आपको बता दी। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बहुत सारे केसेस आते हैं, क्योंकि फिर कल को वो सक्सेशन का भी झगड़ा होगा, इनहेरिटेंस का भी झगड़ा होगा, कानून क्या है। लेकिन मैं सिर्फ आपको यह शिद्दत से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो पढ़े लिखे लोगों को मैंने देखा, PhD, इवन लॉ ग्रेजुएट्स, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं है लेकिन लॉ की डिग्री है उनके पास, टीचर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ऐसे 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे डाइवोर्स हो जा रहे और चल रहा है उनकी जिंदगी। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि अगर वो दूसरा विवाह होगा तो जो राइट टू कंप्लेन है, सुओ मोटो कोर्ट इसका कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। आपको यह भी पता है कि थर्ड पार्टी भी कंप्लेन नहीं कर सकता, यह कंप्लेन पहली पत्नी द्वारा ही इंटरटेन होता है और वो एग्रीड है, उसका परिवार एग्रीड है। तो जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान। ठीक है, तो यह भी है। सो मैंने आपको बता दिया कि बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल मैरिज एक्ट स्पेशल कंडीशंस, दिस इज नॉट वेरी पॉपुलर and people avoid to get married under special marriage act and rely on changing the religion and getting married। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके पीछे कोई धर्म परिवर्तन उनकी मंशा हो, बट एक ईज ऑफ डूइंग थिंग्स, एक
एक आराम से चीज़ें संपन्न हो जाएं, इसके लिए भी इसका सहारा धर्म परिवर्तन का लिया जा रहा है। यह एक तल्ख सच्चाई है। तो जब हम एक धर्म को मान लेते हैं, या तो हम हिंदू हो जाते हैं या मुस्लिम हो जाते हैं, तो हमारे लिए मैरिज का रजिस्ट्रेशन या मैरिज को संपन्न कराना हिंदू एक्ट या मुस्लिम एक्ट में आसान हो जाता है। इसलिए ये सारी जो चेष्टा है, सारी जो कोशिश है कि इसकी सूचना शादी की उनके पेरेंट्स को, उनके घर वालों को ना मिले, इसलिए ये किया जा सकता है। अब so now the background is very clear with practical examples, with the legal provisions, what is special marriage act, why love jihad। अब आइए हम, टाइम कितना हो गया यार, है टाइम दूसरे टॉपिक का? कोई आदमी टाइम बताएगा मुझे? पता नहीं, आज मेरा मोबाइल मुझे टाइम नहीं दिखा रहा। ठीक है, अभी टाइम है, चलिए एक टॉपिक और कवर करते हैं। डन, रेडी, चले आगे। सो व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस न्यू एक्ट, एंटी रिलीजियस कन्वर्जन एक्ट उर्फ लव जिहाद? इसके कुछ फीचर्स होंगे, उसके कुछ सेलेंट फीचर्स होंगे। तो वो फीचर्स क्या है, ये कानून कहता क्या है? तो आइए देखते हैं। ये स्पेशल मैरिज एक्ट में आपने देखा कि सेक्शन 5 और 7 में नोटिस का प्रावधान है। देखिए, यहीं से लॉ का स्टूडेंट कैसे काम करता है। मुझे नहीं मालूम लव जिहाद के बारे में, मुझे नहीं मालूम इसके सेलिएंट फीचर्स क्या है। अब मैं एग्जाम में बैठा हूं और ये क्वेश्चन वहां आ गया। अब इतनी बातें मैंने इस क्लास में सुनी कि भैया एक हिंदू कानून है, एक मुस्लिम कानून है, और इंटरफेथ वालों के लिए एक स्पेशल मैरिज एक्ट है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट में नोटिस का प्रोविज़न है, जिसके कारण लोग धर्म परिवर्तन करके शादी करते हैं। यह जो सरकारें हैं, जो स्टेट लॉ है, ध्यान रखिएगा, ये स्टेट का कानून है, स्टेट लॉ है, वो इसको रोकना चाहता है। इसके लिए वो यह तो कह नहीं सकता, बिकॉज वो तो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो जाएगा। तो ये कह नहीं सकता कि मैं दो धर्म मानने वालों को, वयस्क लोगों को शादी नहीं करने दूंगा अपनी मर्जी से। तो वो ये कहता है कि शादी करें, लेकिन महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन नहीं करने दूंगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए सैलिएंट फीचर्स में वो क्या लाया होगा, हमें नहीं मालूम, हमने नहीं पढ़ा है। ये सवाल है, कोई बताओ इंटेलिजेंट सोच के। यही ओझा सर कह रहे हैं कि लॉ का स्टूडेंट सोचता है, उसको सोचना पड़ता है। हर सवाल तैयार करके नहीं जा सकते, रट के नहीं जा सकते। 100 रुपीज़ प्राइज है, पेटीएम नंबर दे देना, भेज दूंगा। मुझे बताओ, हमें नहीं मालूम सैलिएंट फीचर्स ने। तो जब राज्यों ने इस कानून को लाया होगा, तो इसको रोकने के लिए सबसे पहला कौन सा प्रोविजन लगाया हो? क्योंकि वो यह नहीं कह सकते कि वो दो वयस्कों को अपनी मर्जी से शादी नहीं करने देंगे। वह भारतीय संविधान का उल्लंघन हो जाएगा, वह एक्ट चैलेंज हो जाएगा। जो यहाँ पे शायद संजय त्रिपाठी और कोई मुझसे पूछ रहे थे कि सर इस पर PIL क्यों नहीं लाया जा सकता, तो वो इतने बेवकूफ़ नहीं है जो कानून बना रही हैं राज्य सरकारें कि आज उन्होंने कानून बताया और कल आप PIL लगा के, धत्ता बना के उनकी कानून को एंटी कॉन्स्टिट्यूशन करके नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा दे। सो दे ऑल्सो न्यू that somebody is going to challenge this law, so it has to serve their purpose। स्टेट के पर्पस को सॉल्व करेगा, बट एट द सेम टाइम हैज टू बी इन ट्यून विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। संविधान के दायरे में एक ऐसे कानून का निर्माण करना जो इनके पर्पस को भी सॉल्व कर दे और संविधान का उल्लंघन नहीं हो, यह एक्सरसाइज इस कानून को बनाने वाले प्रणेताओं ने किया होगा। तो सबसे पहला कंडीशन उन्होंने क्या लगाया होगा
इट्स ऑब्वियस है, 100 रुपये गए तुम लोगों के। अब मैं जवाब दे रहा हूँ, उसने नोटिस का पीरियड इसमें भी इंट्रोड्यूस कर दिया हो। गॉट द पॉइंट कि भैया हम शादी के खिलाफ नहीं है, हम धर्म परिवर्तन के खिलाफ नहीं है। तुम ऐसा कर रहे हो तो हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह मर्जी से हुआ है, पैसे नहीं दिए गए, या वास्तव में दूसरे धर्म में यकीन आ जाने का मामला है, कोई फोर्स नहीं है, कोई कोर्सन नहीं है, कोई फ्रॉडलेंट मीन्स नहीं है। हम यह इंश्योर करना चाहते हैं, एज ए स्टेट हम इसकी जांच करना चाहते हैं। तो मेरे मित्रों, मेरे प्रेमी युगल जोड़े, हम आपके हित में सोच रहे हैं। तो अगर आप ऐसी शादी का, ऐसी हिमाकत का इरादा रखते हैं तो इसकी पूर्व सूचना नहीं, आपने एक पॉइंट सही नहीं बताया है। मैंने कहा था सैलिएंट फीचर का एक पॉइंट जो स्पेशल मैरिज एक्ट से, चलिए यहाँ मैं निर्णायक मंडल पे छोड़ता हूँ, ये अगर फैसला कर देंगे कि आपने सही जवाब दिया तो मैं दे दूँगा, ठीक है। अब आइए इस सवाल पे कि उन्होंने क्या किया होगा कि इसमें एक नोटिस का पीरियड, एक नोटिस का क्लाउज इस एक्ट में एंटी रिलीजियस कन्वर्जन लॉ में इंट्रोड्यूस कर दिया। अगर आप धर्म परिवर्तन करेंगे तो इसकी पूर्व सूचना देनी पड़ेगी और हम इसकी अपनी मशीनरी के द्वारा जांच करेंगे। तो जो सबसे पहला प्रोविजन है आपके एंटी रिलीजियस कन्वर्जन लॉ का, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कई राज्यों में लागू है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है और कई राज्य इस पे काम कर रहे हैं। तो चाहे हम जिस राज्य की चर्चा करें, ये एक कॉमन प्रोविजन है हर राज्यों में। अगर आप धर्म परिवर्तन, आप समझ लीजिए इसको थोड़ा ठीक से समझिए। मतलब आप शादी करें या ना करें, अगर आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं किसी और भी प्रयोजन से, तो इसकी पूर्व सूचना आवश्यक है। समझ गए आप? तो अंडर दिस शादी अपने आप रुक जाएगी। बात वहीं पहुंच गई जहां स्पेशल मैरिज एक्ट का तोड़, हमने क्या कहा था आपको कि स्पेशल मैरिज एक्ट की इस नोटिस के कंडीशन के तौर पर धर्म परिवर्तन शादी करने की परिपाटी या परंपरा शुरू हुई थी। तो लॉस बनाने वालों ने देखा कि इसका तोड़ का निदान क्या है। हम संविधान के तहत किसी को शादी करने से नहीं रोक सकते अपनी मर्जी से। तो उन्होंने कहा कि ये जिस कानून के उस कमी पे चोट करके बीच का रास्ता निकालते हैं, आइए उसको बंद कर दें। तो अंडर दिस एंटी रिलीजियस कन्वर्जन एक्ट इन्होंने कह दिया कि अगर आप धर्म परिवर्तन करेंगे तो इसकी पूर्व सूचना आपको देनी पड़ेगी। आइए इसको आगे देखते हैं। तो वर्तमान में 4 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, जहाँ पे ये आपका एंटी कन्वर्जेंस लॉ लागू है, जो धर्म परिवर्तन को नहीं रोकता है, लेकिन वो कुछ कंडीशन ले डाउन करता है कि इन शर्तों का पालन करते हुए आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। जिसमें से एक कंडीशन ये है कि इस महज शादी के लिए अगर आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी, इसकी इजाज़त नहीं है। बाकी जो हरियाणा, कर्नाटका, गुजरात और आसाम, यहाँ पर यह लॉ को, इस कानून को, एंटी कन्वर्जन लॉ को लागू करने की कवायद चल रही है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि मोर और लेस इन 4 राज्यों में इस कानून में वही बातें हैं। जो फर्क है वह सिर्फ फर्क है
कि जो पनिशमेंट का प्रोविज़न है इस एक्ट के वायलेशन पर, वो राज्यवार अलग अलग है। कहीं पर यह प्रोविज़न जो पनिशमेंट है, जो सज़ा है, वो बहुत सख्त है, बहुत स्ट्रिंजेंट है, और कहीं पे उसमें थोड़ा लचीलापन है। बाकी कॉमन फीचर्स जो हैं, जो उन सब में समानता है, वो कमोबेश एक सी है। ठीक है। इसमें जो सबसे क्लासिकल केस है, जिसको मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहूँगा, वो उत्तराखंड का है। उत्तराखंड आप नाम लिख लीजिए। अच्छा, थोड़ा सा नाम मैंने तो एक ब्रॉड टर्म में कह दिया, एंटी रिलीजियस कन्वर्जन लॉ, बट हर राज्यों में इस कानून का नाम अलग अलग है। तो उत्तराखंड का जो नाम है वो है उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2018। अब देखिए, पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, अब सिर्फ तुक्का मारेंगे तो गलत हो जाएगा। एक्ट कहता क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, और करता क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे कर्व लगाने का काम है। तो खाली नाम पे बिना जाने अगर आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट किया या उत्तर देने की कोशिश की तो गलत हो जाएगा। तो नाम है इस कानून का उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2018। ये अप्रैल 2018 में आया। मैंने पहले भी बताया कि उत्तर प्रदेश में भी जब एंटी रिलीजियस कानून, एंटी रिलीजन कन्वर्जन लॉ आया, तो उसके मूल में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक डिसीजन था, 2 डिसीजन था, उसकी मैंने चर्चा की है। मैं आगे और करूंगा जब उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में आऊंगा। तो यहाँ भी वही कॉमन बात हुई कि उत्तराखंड हाई कोर्ट का एक फैसला आया। उस फैसले से व्यथित होकर, दुखित होकर, उस तरह की चीज़ों को रोक लगाने के लिए उत्तराखंड सरकार, जहाँ बीजेपी थी 2018 में, उसने यह कानून लाया। जो हाई कोर्ट का फैसला था वो स्वाभाविक तौर पे इन द आई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, जो फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात करता है, जो लाइफ और लिबर्टी की बात करता है। तो जब उसके सामने केस आया तो संविधान के उस आलोक में उसने फैसला दिया। हम उस क्या केस था उसकी चर्चा करेंगे। वो चीज़ें हमारे जो सरकार थी, जो सरकार में बैठे लोग थे, उनको अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वह उनके मतों से, जिस मत की सरकार है, जैसा वो मानते हैं, जिस चीज़ों में उनकी जो नीति है समाज, उससे अलग लगी। तो वो हाई कोर्ट के, आपको मालूम है कि सरकारें कानून बनाकर कोर्ट के फैसले को उलट सकती हैं, वो राइट उनके पास है। तो उन्होंने कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने के लिए, उसको उलटने के लिए यह कानून लाया, जिसका नाम उन्होंने कहा उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2018। जो हाई कोर्ट का वो फैसला आया था वो 2017 में आया था, ठीक है, जिसमें उसने कहा था कि अगर राज्य सरकार वास्तव में चिंतित है इस तरह के मामले पे रोक लगे तो वो एक कानून लाए। ऐसा हाई कोर्ट ने एक केस में टिप्पणी की थी कि आप वो अगर ऐसा लगता है कि शादी एक खबर है और धर्म परिवर्तन मंशा है, तो हम इसको नहीं रोक सकते, हमारा कानून इसको नहीं रोक सकता, जो मौजूदा कानून है, आप कोई कानून लेकर के आई। ऐसी टिप्पणी हाई कोर्ट की एक केस में हुई थी 2017 में। तो यह कानून वहाँ पे उत्तराखंड में आया, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि मोर और लेस अगर हम 4 राज्यों में जहाँ ये कानून लागू है और वो 4 राज्य जो इस पे काम कर रहे हैं, उसमें समानता है। जो उत्तराखंड का कानून है वह इस मामले में, जो दूसरे राज्य, उत्तराखंड कोई पहला राज्य नहीं था यह कानून लाने वाला, जो पहले से ये कई राज्यों में लागू था, उससे
भिन्न किस मामले में? उत्तराखंड मैंने क्यों सबसे पहले पढ़ाया, मैंने क्यों सबसे पहले इसकी चर्चा की? मैंने कहा आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट उत्तराखंड फर्स्ट। जो इसके पूर्व के राज्य थे, वहाँ जो एंटी रिलीजन कन्वर्जन एक्ट था, वो धर्म परिवर्तन कैसे होगा, उसके प्रोविजंस क्या होंगे, इसकी बात करना था। पहली बार उत्तराखंड सरकार ने इसमें जोड़ा मैरिज एंड कन्वर्जन। इसके पहले के जो एंटी कन्वर्जन लॉ हैं, वो धर्म परिवर्तन तक ही फुल स्टॉप है, सीमित है। वो अलग से कोई धर्म परिवर्तन और मैरिज की बात नहीं करते। उत्तराखंड का कानून इस मामले में भिन्न है कि पहली बार स्पेसिफिक तौर से उत्तराखंड रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 2018 में मैरिज फॉर द सेक ऑफ कन्वर्जन और कन्वर्जन फॉर द सेक ऑफ मैरिज, ये दो शब्द जोड़े गए और स्पष्ट तौर पर इस पे रोक लगाने की बात की गई। ठीक है, ये सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट है। आप अगली क्लास में सेक्शन 3 ऑफ द उत्तराखंड फ्रीडम रिलीजन एक्ट 2015 पढ़ के आए। कई साथी आप लोग उत्तराखंड के भी PCSJ की तैयारी कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में भी यह इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि PCS में भी इम्पोर्टेंट सवाल है, किसी मध्य प्रदेश में भी ये कानून है, तो वहाँ के लिए भी ये इम्पोर्टेंट सवाल है, और वैसे भी यह नेशनल सवाल है। और ऐसी स्थिति में आपको जानना आवश्यक है कि उत्तराखंड वाई इज डिफरेंट, वाई इट इज डिस्टिंक्ट केस, वाई इट इज मच टॉक्ड अबाउट केस। ओके, तो आज यहीं तक आप सब लोग क्लास में आए, 30-40 लोग जुड़े, 29 की संख्या रह गई है। कोई बात नहीं, हम तो टाइम पे ही हैं, क्लास तो टाइम पे ही समाप्त कर रहे हैं। उनकी कोई बाध्यताएं होंगी, वो चले गए। जैसा कि कौस्तुभ जी कहते हैं, आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, लोगों तक ज्ञान पहुंचाएं। आप भी ज्ञान प्रदान करने के भागी बने और खूब पढ़ें, खूब मेहनत करें। अपने माता पिता का, अपने विश्वविद्यालय का, अपना नाम, अपने समाज का नाम रोशन करें। अच्छे लोग हमारे लीगल प्रोविज़न में आएँ, नॉलेज वाले लोग आएँ, जुडिशरी में जाएं, ताकि समाज में वास्तव में न्याय का राज्य स्थापित हो सके। ऐसी मेरी मनोकामना है, ऐसी मेरी इच्छा है। आप लोगों का प्यार इसी तरह से मुझे मिलता रहा है, और मैं मेहनत करके आता हूं, और आपसे भी अपेक्षा करता हूं कि आप भी मेहनत करके आएंगे। तो चलिए, फिर कल मुलाकात होगी रात 8 बजे इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार के इसी पेज पर, इसी लव जिहाद के टॉपिक पर, विथ ए स्पेशल पर्सपेक्टिव टू स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड हिंदू लॉ। आप सबका धन्यवाद। फॉर मकदम, शुभ रात्रि, सबा खैर, गुड नाइट। थैंक यू जमशेद रजा जी, थैंक यू एडवोकेट सिकंदर जी, थैंक यू उमा मिश्रा जी, तमाम साथी जो यहाँ दिख रहे हैं सबका, सुनीता कुंतल जी, आप सबका बहुत